हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है। इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा टॉपिक चल रहा था और 1950 से लेकर 1990 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था के ने क्या कुछ किया है, कैसे उसकी ग्रोथ रही है, किन किन चीजों पर हमने 5 ईयर प्लानिंग में बात की थी, उन सबको हम लोग कल देख चुके थे। कुछ चीजें हैं जो आज हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, और इन सभी को आपका देखते चलेंगे। योजना के विषय में कल पढ़ चुके थे। मैंने कहा था महालोबिस के बारे में। आई होप कि आपने सब अच्छे से पढ़ा होगा सभी बच्चों ने। ठीक है, योजना के भारत में योजना निर्माता है। ठीक है, और नाम इनका मैं आपको बता चुका हूँ। प्रशांत चंद्र महालोबिस इनका नाम था, तो हम इनको पीवी महालोबिस के नाम से भी जानते हैं। सर्विस सेक्टर को हमने कल पढ़ मैंने कहा था कि बताऊंगा। आधुनिकीकरण को हम देख चुके थे। इक्वलिटी को हम लोग आपका देख चुके थे। आत्मनिर्भरता जो आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी है, इक्वलिटी क्या होती है, कैसे हम बात करते हैं, स्वामित्व के क्षेत्र हम देख चुके थे। और बेसिकली हम इतना आपका अच्छे से पढ़ चुके थे। एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ हमसे आज हमको यहाँ से आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने से पहले दो चीजें हम लोग करेंगे। पहला करेंगे, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, और दूसरा जो है, इसमें हम दो बॉक्स हमको मिले हैं। एक बॉक्स है स्वामित्व और बाप का प्रेरणा। ठीक है, दूसरा आप ध्यान रखियो सेवा क्षेत्र। दोनों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1 मिनट तक आप एक बार देख लीजिए। मान लीजिए कल आपने रिवीजन चैप्टर पढ़ा है, कोई पॉइंट, कोई टॉपिक, कोई ऐसी लाइन, कोई हेडलाइन जो आपको याद ना, आपको समझ ना आई हो अच्छे से, मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा में आपका सेवा क्षेत्र, देश के विकास साथ इसके संरचनात्मक जो परिवर्तन है उनको हम लोग आपका देख रहे हैं, उनको देखेंगे। ठीक, इन सभी पर हम लोग आपका एक एक करके आपका विचार करेंगे और एक एक करके हम इन पर बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं और गौर करके देखें इनको यहाँ तक। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। तो आम रूप में समझिए सर्विस सेक्टर है क्या। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर आपका इलाज करते हैं। आप किसी होटल जाते हैं, वहाँ आप खाना खाते हैं, कुछ आपको सर्विस की जाती है और आप उसका कुछ पे करते हैं। दो, तीसरा, आप किसी बहुत अच्छे बैंक में जाते हैं, आपको बैंक में आपका लेन देन करते हैं, पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, एफडी कराते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह कराते हैं। ये भी एक प्रकार की आपकी सर्विसेज। क्लियर है? आप स्कूल में आए, पढ़े लिखे और चले गए, ये भी सर्विस है। ऐसा क्षेत्र सोचिए, सर्विस के अंतर्गत कौन क्षेत्र आ रहे हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहे। देखिए, तीन ही हमारे सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर हो गया और खनन इसी से संबंधित है। सेकेंडरी में है बेसिकली हम आपका बी निर्माण करें। मान लीजिए हमने दूध था, दूध से आइसक्रीम बना दी तो आपका सेकेंडरी का प्रोडक्ट हो गया। दूध से मक्खन बना दिया तो भी सेकेंडरी हो गया। क्लियर है? अब टर्सरी की बात कर रहे हैं। मक्खन कैसे बनाए इसकी विधि अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका टर्सरी का पार्ट है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी आपका विनिर्माण और टर्सरी आपका सर्विसेज। क्लियर है? तो सर्विस के अंतर्गत आता है आपका तृतीय क्षेत्र, उसी को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या क्या चीजें इसमें होती हैं और आने वाले समय में और वर्तमान समय में देश में जितने भी आपकी डेवलप कंट्रियां हैं, वो सब या तो अपने उद्योगों के दम पर, यानी कि सेकेंडरी जो एक्टिविटी उसके दम पर, या फिर जो आपका टर्सरी एक्टिविटी के दम पर डेवलप हो रहे हैं। और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर है? देखिए, देश के विकास के साथ साथ एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। कैसा आता है? संरचनात्मक परिवर्तन आता है। भारत तो यह परिवर्तन बहुत विचित्र है। सामान्य विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योग का अंश प्रदान होता है। एग्रीकल्चर का कम है, कृषि का ज्यादा है।
विकास के उच्च स्तर तक जीडीपी में सेवाओं का अंशदान अन्य क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। भारत में जैसे कि एक देश की अपेक्षा की जाती है, जीडीपी में कृषि का अंश 50% से अधिक है। भारत देखिए, जितना भी भारत जैसा गरीब देश या कोई भी एक गरीब कंट्री जो आपका बहुत पिछड़ी है, डेवलप नहीं है, उसकी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस चीज का होगा? एग्रीकल्चर का। जैसे भारत में 50% से भी ज्यादा योगदान किसका है? एग्रीकल्चर का। लेकिन ये कब तक था? ये 1990 से पहले पहले था, अब नहीं है। समझ रहे हो? 1990 से पहले पहले जितनी हमारी जीडीपी में ग्रोथ थी, जितनी हमारी जीडीपी की वैल्यू थी, उसमें आधा हिस्सा अकेला एग्रीकल्चर अपना कंट्रीब्यूट कर रहा। लेकिन ये 1990 से था। लेकिन 1990 के बाद चीजें बदली और ध्यान रखेंगे 1990 में सर्विस सेक्टर का अंशदान 40.5 यानी कि लगभग 41%, 40% को मान लीजिए, लगभग 40% अकेले योगदान किसका है? आपका सेवा क्षेत्र का। अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आया। मान लीजिए आपकी जीडीपी पूरे देश की 100 रुपए है, इनकम है या उसका पैसा है, उसकी ग्रोथ है, कुछ भी समझ लीजिए। तो इसमें 40 रुपए अकेले कहां से आ रहे हैं? सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? सर्विस सेक्टर। तो ही हम कह रहे हैं कि इस जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका है? इस क्षेत्र। यह कृषि उद्योग ही से ही अधिक था। ऐसे प्राय विकसित देशों से ही पाए जाते। 1991 के बाद अवधि में तो सेवा क्षेत्र अंश की समृद्धि की प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है। ठीक है, यह प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। ठीक, और इसकी चर्चा हम अध्याय 3 में करेंगे। ठीक है, कहां करेंगे? अध्याय 3 में करेंगे। ठीक, आगे देखिए, स्वामित्व तथा प्रेरणा। किसान को यह नीति विचारधारा पर आधारित है। किसान को भूमि का स्वामी बना दिया जाता है तो वे उत्पादन बढ़ने में अधिक रुचि प्रेरणा लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूस्वामी से कृषि को अधिक उत्पादन का लाभ, ऐसा है, अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। काश्तकारों को भूमि में सुधार की कोई प्रेरणा नहीं, क्योंकि अधिक वेतन से जमींदार ही लाभ मिलता है। प्रेरणा प्रदान करने के स्वामित्व के महत्व को बताएं तो पूर्व सोवियत संघ से किसानों के द्वारा बिक्री हेतु फल की पैकेजिंग करने की लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है। क्या है? इनकी पैकेजिंग करने की जो लापरवाही है, उसी का एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है। वे सले गड़े फल, ताजे फल एक ही बॉक्स में पैक कर देते हैं। आज प्रत्येक किसान ये जानता है कि सले गड़े फल ताजा फलों को खराब कर देते हैं। एक समय था कि जो कुछ फल खराब हो रहा है, हम उसको सही फल के साथ पैकिंग करते थे। लेकिन वो क्या करता था? वो उस इन्फेक्टेड जो आपका फल था, जो खराब उसमें फर्मेंटेशन हो रहा है, वो दूसरे फल को भी खराब करता था। लेकिन अब हमारे किसान जागरूक हैं, वो जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। तो पहले हमको इन चीजों में लॉस बहुत ज्यादा था। सले गड़े फल, फलात ताजे फल को खराब कर देते हैं, उनके साथ ही पैकेजिंग किया तो आप किसानों को हानि होगी और वो आपके नहीं बिक पाएंगे। अतः प्रश्न यह उठता है कि सोवियत संघ के किसानों को ऐसा क्यों करते थे? उन्हें साफ तौर पर हानि पहुंचाए, इससे किसानों का सम्मुख प्रेरणा होगी, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ किसान के स्वामित्व नहीं थे, उन्हें लाभ नहीं होता था, न ही हानि। स्वामित्व ना होने के कारण कृषकों में दस्ता में कोई प्रेरणा नहीं थी। अब जब आप किसी पर किसी की होल्डिंग ही नहीं होगी, तो आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस कहां से आएगा? आपके अंदर प्रेरणा कहां से आएगी? जो चल रहा है आप उसको चलने देंगे। क्लियर है? तो जीवन बदलने के लिए बहुत कुछ झोंकना पड़ता है। ठीक, प्रश्न यह उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा क्यों कर रहे थे? उन्हें साफ तौर पर हानि पहुंचाई, इसका अर्थ किसानों के सम्मुख से है, क्योंकि सोवियत संघ किसानों के स्वामित्व में नहीं थे, अतः उन्हें लाभ होता है, और हानि स्वामित्व न होने के कारण किसानों को दक्ष होने की कोई प्रेरणा आपका नहीं होती। इसलिए इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अति उपजाऊ विशाल क्षेत्र में होने के बावजूद सोवियत संघ में
कृषि क्षेत्र में उत्पादन कम क्यों था? ठीक, कि सब कुछ होने के बाद भी वह कृषि क्यों गिर रही थी। चलिए इसको भी देखेंगे। अब ये आगे, अब हम सीधा अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कल हमने एग्रीकल्चर छोड़ दिया था, कि कैसे हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म हुए और उन लैंड रिफॉर्म का हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा हुआ नहीं। बटाईदार भूमिहीन श्रमिकों को किसी प्रकार का, जिस प्रकार का बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ते हैं। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून भी बाधाएं आई। जैसे रख दिया कि आप मैक्सिमम कितना रख सकते हो, इसमें भी बाधाएं। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी, जिसके कारण लागू होने में देरी हुई। इस अवधि में भूमि निकट संबंधियों के नाम पर आपका करवाकर बचा लिया गया। कानून था, मान लीजिए आपके पास 1000 बीघा जमीन है, तो आप एक मैक्सिमम लिमिट तक, यानी कि 100 बीघा आपका 200 बीघा रख सकते हैं। लोगों ने इसके लिए कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोर्ट में चैलेंज करा तो आपका टाइम मिल गया, उन्होंने सब अपने बच्चों में, अपने परिवार और रिश्तेदारों को आपका जमीन ट्रांसफर करा दी। बाद में चेकिंग हुआ कि 1000 बीघे में तो अब सेठ जी के पास 100 बीघे ही बची है, बाकी 900 बीघे कहाँ गई? वो सबके नाम पर ट्रांसफर हो गई। अब कैसे केस करेंगे? तो इस तरीके से भी हुआ। ठीक, इस नाम पर बदल दी गई। कानून में भी अनेक कमियां थी, जिनके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिक अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और वेस्ट बंगाल की सरकार और वास्तविक किसानों को भूमि नीति के प्रति आपका प्रतिबद्ध थी। देखिए, सबसे अच्छा अगर कहीं जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था हुई है तो या तो केरल में या बंगाल में, और पूरे भारत में जितनी अच्छी स्थिति आपका केरल के किसानों की है, यकीन मानिए इतनी कहीं नहीं। ठीक है, इसी कारण प्रांतों में भूमि सुधार कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों में सरकार की इसी प्रतिबद्धताएं आज तक जोत में भारी असमानता बनी हुई है। कैसी है? जोत में भारी असमानता बनी हुई है। स्वतंत्रता के समय देश के 75% जनसंख्या पर आश्रित थी। इसी क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया था और अधिकांश किसानों के पास आधारिक संरचना भी नितांत अभाव था। किसान की कृषि मानसून पर निर्भर थी। किस पर थी? मानसून पर निर्भर थी। यदि मानसून स्तर कम होता तो किसान में कठिनाई होती, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं उठाई थी। यह सुविधा आपका कुछ किसानों के पास ही थी। औपनिवेशिक काल कृषि की आपका गतिरोधताहीनता के कारण स्थायी रूप से समाप्त हो गया था, और इसका तात्पर्य उच्च पैदावार बीजों वाली किस्म के प्रयोग से था, यानी कि HY बीज। किससे था? HY बीज, विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से था। इन बीजों के बीज पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक और आपका निश्चित पूर्ति की आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात होना भी था। महत्वपूर्ण है कि बीजों में अधिकांश पैदावार किस्मों के लाभ उठाने वाले में आपका विश्वसनीय सुविधा और उर्वरक, कीटनाशक आदि की खरीदारी के लिए आपका वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। कैसे होती है? वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक से 1970 के दशक तक HY बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त HY बीज को केवल लाभ गेहूं पैदा करने के लिए मिल गया था। हरित क्रांति के सेकेंड चरण के दशक तक, मध्य में 1980 के दशक के मध्य तक HY बीजों की प्रौद्योगिकी में विस्तार कई राज्यों में पहुंचा, कई फसलों को लाभ हुआ, और इस प्रकार कृषि हरित क्रांति प्रौद्योगिकी का विस्तार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब भारत के पास खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की आपका पूर्ति के लिए अमेरिका या अन्य देशों की कृपा पर ही निर्भर नहीं थे। पहले हम किसके ऊपर थे?
कि या तो भैया गेहूं हमको कौन भेजेगा, आपका अमेरिका भेज देगा, रूस भेज दे या कोई और देश भेज दे, फ्रांस वगैरह। तो हमारी डिपेंडेंसी कितनी कमजोर थी, सोचिए कि हम खाने के गेहूं के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे। लेकिन एचवाई वीजो ने और इन सब निर्भरता को कम कर दिया। और अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ये आपको बताना है। ये आपके लिए घर का क्वेश्चन है, यानी कि आप घर से आप करके लाएंगे और साथ में आपका पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ये भी आपको बताना है। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं उपभोग कर लेता तो अधिकांश उत्पादन से अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जितना हमने आपका प्रोडक्शन किया उतना ही हमने उसको कंज्यूम कर लिया। दूसरी, यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपने उत्पादन बाजार में बेच सकते हैं तो उत्पादन का निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। किसान द्वारा उत्पादन में बाजार में बेचे गए अंश में विपरीत अधिशेष कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशेष। हरित क्रांति में किसान अपने गेहूं, चावल अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बेच रहे हैं। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों में उपभोग अन्य वस्तुओं की कमी आई है। कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत भाग का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय की कीमतें बहुत लाभ हुआ है। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न में सुरक्षित स्टॉक बना सकती है और इनको कम भी कर सकती है। ठीक है। यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ है, यह प्रौद्योगिकी आपका पूरी तरह से निर्बाध नहीं है। यह जोखिम था जिसे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता की संभावना थी, क्योंकि केवल बड़े किसान ही अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे। हरित क्रांति का अधिकांश भाग का लाभ मिल जाता था। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशक का आक्रमण की संभावना भी अधिक होती थी और ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी, यानी प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी को अपनाकर छोटे किसानों की फसल को सब कुछ नष्ट हो जाता था। सौभाग्य से सरकार के द्वारा कुछ उपाय के कारण का आकांक्षाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार की निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिया गया और वर्गों पर आर्थिक सहायता दी गई ताकि छोटे किसानों को आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों के प्रति छोटे खेतों की उपज उत्पादन में भी समय के साथ बढ़ी, खेतों की पैदावार बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति के छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थान की सेवा के कारण छोटे किसानों में जोखिम भी कम हो गया, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी का कारण थे। यदि सरकार ने इन प्रौद्योगिकी का छोटे लाभ उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास किया तो इससे क्रांति को केवल धन की ही मिला। सही का प्रवेश कि सब्सिडी क्या है, इस पर बात करेंगे। तो ये किसानों की स्थिति थी, एक बार देख लीजिए। कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब हम सब्सिडी को पढ़ेंगे। अच्छा, सहायिका क्या होती है? सहायिका मतलब आपका सब्सिडी। सब्सिडीज मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई आपका खाद है, इस खाद की कीमत है 120 रुपए बाजार में। सरकार क्या करती है? सरकार बोलती है कि ये खाद का कट्टा आपको 100 रुपए में मिलेगा, जो इसका 20 रुपए है, इस 20 रुपए को जो व्यय करेगी वो आपका सरकार करेगी। क्या करेगी? सरकार। यानी कि है अब भी 120 रुपए का ही, बस किसान को 100 रुपए मिल रहा है और इसका 20 रुपए कौन जमा कर रही है? ये सरकार जमा कर रही है। इसी को बोलते हैं सब्सिडी, छूट। क्या बोलते हैं? छूट। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। सहायिका यानी कि आजकल कृषि क्षेत्र पर दी जाने वाली आर्थिक मतलब आर्थिक सहायिका की ही आर्थिक औचित्य गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया। क्या बन गया है? गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा और सामान्य छोटे किसानों द्वारा
विशेष रूप से आपका नई HY प्रौद्योगिकी को अपनाकर प्रोत्साहन प्रदान करने में सहायता दी जाती है। किसान प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं। क्या समझते हैं? जोखिम। किसानों के पास कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि महंगी ना हो, शायद हम उसको सही तरीके से परख ना कर पाए। ये सारी चीजें होती हैं और इसीलिए गवर्नमेंट उनको क्या करती है? सब्सिडीज देती है। अब कह रहे हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने और उसके व्यापक प्रचलन के बाद सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। यह नहीं, सहायता का ध्येय किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक यानी कि खाद पर सब्सिडी का लाभ बड़ी मात्रा में उर्वरक और अधिक समृद्ध किसानों को ही पहुंचता है। यानी कि जो आप केवल लाभ दे रहे हो उर्वरक पर, ये केवल अमीर किसानों को ही पहुंचता है। कैसे पहुंचता होगा अमीर किसानों को, बताइए। चलिए, अतः तर्क दिया जाता है कि उर्वरक सहायता पर जारी रखना कोई औचित्य नहीं है। औचित्य का मतलब लाभ नहीं है। इसके लक्षित समूह नहीं होता, सरकारी कोष पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है। दूसरी ओर विशेष मत है कि किसानों को कृषि सहायता जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत जोखिम भरा व्यवसाय है। यानी यहाँ रिस्क बहुत है। कभी बारिश नहीं होती, बारिश होगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर उत्पादन अच्छा हो गया तो फिर आपका उसका रेट नहीं रहेगा, और रेट नहीं रहेगा तो बिकेगा नहीं, फिर बाद में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसी अनसर्टेनिटी बहुत सारी हैं जो जोखिम भरती हैं। अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और सहायता को समाप्त करने पर अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। सहायता समाप्त करने के लिए गरीब और अमीरों के बीच असमानता बढ़ेगी और समानता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इस विशेष तर्क से ही सहायकीय कि बड़े किसान उर्वरक को अधिक लाभ हो रहा है और इस सही नीति को समाप्त करना चाहिए, बल्कि ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे केवल एक निर्धन किसान को ही लाभ आपका मिल सके। चलिए, 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि से भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भर हो गया। यह देश गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। गौरवपूर्ण मतलब अब हम खाद्यान्न के लिए किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये 1960 का दशक का मतलब है 1970 और 60 के बीच, इन 10 साल में हम लोग आपका सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि हम क्या हो गए? आत्मनिर्भर। क्लियर है? चलिए, तो आत्मनिर्भर के विषय में थोड़ा कल देखेंगे, क्योंकि टॉपिक आपका समाप्त होगा नहीं, बीच में रह जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस हैं, तो बच्चों एक बार अच्छे से देख लीजिए, पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।